तो यहां पे देखेंगे डीसी मोटर, डीसी मोटर के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको यहां पे देखते हैं। तो डीसी मोटर में रेगुलेटिंग ईएमएफ, रेगुलेटिंग ईएमएफ यानी नियंत्रक ईएमएफ, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो नियंत्रित ईएमएफ, रेगुलेटेड ईएमएफ किसको बोलते हैं डीसी मोटर में? तो वो होती है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ को क्या बोलते हैं यहां पे? रेगुलेटेड ईएमएफ या नियंत्रक ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में, डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान किस नियम से ज्ञात करेंगे? ठीक है, किस नियम से ज्ञात करेंगे? तो डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान किस नियम से ज्ञात करोगे? बताओ किस नियम से याद करोगे? तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यानी दाएं हाथ का नियम। तो इससे हम इसको ज्ञात करेंगे। यदि बोलेगा डीसी मोटर के घूमने की दिशा किससे ज्ञात करोगे? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। तो डीसी मोटर के घूमने की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है। डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रेरित यांत्रिक शक्ति का मान कितना होता है? तो डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रेरित यांत्रिक शक्ति का मान कितना होता है? तो ईबी इंटू आईए, बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो कितना होता है? तो बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट इनके गुणनफल के क्या होता है? वो बराबर होता है। ठीक। तो डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रेरित यांत्रिक शक्ति का मान कितना होता है? तो ईबी इंटू आईए के बराबर ये होता है। ठीक। उसके बाद में देखेंगे डीसी मोटर, ऐसे लिख देते हैं 220 वोल्ट की डीसी मोटर की बैक ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ की प्रेरित ईएमएफ 200 वोल्ट तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो आर्मेचर धारा का मान ज्ञात करो। तो आर्मेचर धारा का जो मान है वो आपको यहां पे ज्ञात करना है। तो डीसी मोटर की आर्मेचर धारा को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बी माइनस प्रेरित ईएमएफ बटा आर्मेचर प्रतिरोध। तो 220 माइनस 200 बटा आर्मेचर का प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा? 20 बटा 0.4। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे? तो 25। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 50। तो 50 एम्पियर। तो 50 एम्पियर इसकी धारा का मान यहां पे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान कितना होता है? तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान कितना होता है? तो डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ का मान होता है, तो डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ का मान होता है
वो वोल्टेज का 80% से 90% होता है। तो डीसी मोटर में वैक्यूम का मान कितना होता है? तो वोल्टेज का 80% से 90% इसका मान यहाँ पे होता है। ठीक, उसके बाद में देखेंगे डीसी मोटर उच्चतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है जब बैक ईएमएफ का मान होता है। ठीक है, तो बैक ईएमएफ का मान कितना होता है जब उच्चतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है? तो बैक ईएमएफ का मान होता है वोल्टेज का आधा। ठीक, क्या पूछेगा? उच्चतम शक्ति की शर्त पर डीसी मोटर की दक्षता कितनी होती है? तो उच्चतम शक्ति की शर्त पर डीसी मोटर की दक्षता कितनी होती है, एफिशिएंसी कितनी होती है? तो डीसी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो 50% से कम हो जाती है। ठीक, तो जब उच्चतम शक्ति की शर्त बोलेगा तो उस समय डीसी मोटर की जो एफिशिएंसी है, डीसी मोटर की जो दक्षता है वो क्या होगी? 50% से भी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो कितनी हो जाएगी? 50% से भी कम हो जाएगी। तो समझ में आया ये? इसके बाद में देखेंगे डीसी मोटर में जो आर्मेचर टॉर्क होता है। ठीक है, तो यदि बोलेगा डीसी मोटर का आर्मेचर टॉर्क क्या बढ़ाने पर घटता है? तो क्या बढ़ाने पर आर्मेचर टॉर्क जो है घटता है? तो आर्मेचर टॉर्क का समीकरण क्या होता है? 1/2 पाई जेड आई ए इंटू पी बाई ए। तो ये जो है ये आर्मेचर टॉर्क का समीकरण है। तो समांतर पथ की संख्या यदि बढ़ाएंगे तो आर्मेचर टॉर्क क्या होगा? वहां पे घट जाएगा। तो क्या बढ़ाने पर आर्मेचर टॉर्क जो है वो घट जाता है? तो समांतर पथ की संख्या, ए का मतलब क्या होता है? समांतर पथ की संख्या। तो समांतर पथ की संख्या बढ़ाने पर जो आर्मेचर टॉर्क है उसका मान क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, उसके बाद में डीसी मोटर का आर्मेचर टॉर्क किस पर निर्भर करता है? तो डीसी मोटर के आर्मेचर टॉर्क का सूत्र क्या है? रनिंग अवस्था में फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। ठीक है, तो डीसी मोटर का जो आर्मेचर टॉर्क है रनिंग कंडीशन में क्या होता है? वो फ्लक्स गुणित आर्मेचर धारा, आर्मेचर करंट यहाँ पे होता है। तो ये डीसी मोटर का आर्मेचर टॉर्क है, किस अवस्था में है? ये रनिंग अवस्था में है, रनिंग कंडीशन में।
तो रनिंग अवस्था में, रनिंग कंडीशन में डीसी मोटर का आर्मेचर टॉर्क क्या होता है? तो फ्लक्स गुणित आर्मेचर करंट होता है। आई बस में? तो रनिंग अवस्था में डीसी मोटर का आर्मेचर टॉर्क क्या होता है? तो फ्लक्स गुणित आर्मेचर करंट होता है। इसके बाद में आर्मेचर टॉर्क के आपको फार्मूला याद रखना है कि आर्मेचर टॉर्क का एक तो फार्मूला वो बताया, आर्मेचर टॉर्क का दूसरा फार्मूला होता है 9.55 EB इंटू IA अपॉन N। तो ये एक दूसरा फार्मूला है आर्मेचर टॉर्क का। ठीक है, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क दोनों में से कौन सा टॉर्क अधिक होता है? ठीक है, तो आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क दोनों में से कौन सा टॉर्क अधिक होता है? तो आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो शाफ्ट टॉर्क से अधिक होता है। तो आर्मेचर टॉर्क जो है वो शाफ्ट टॉर्क से अधिक क्यों होता है? बस में आ रही है कि आर्मेचर टॉर्क जो है वो शाफ्ट टॉर्क से अधिक क्यों होता है? हाँ, तो किसी कारण से होता है, या बोल सकते हैं कि शाफ्ट टॉर्क क्या होता है? कम होता है। किससे? आर्मेचर टॉर्क से। तो शाफ्ट टॉर्क क्यों कम होता है? तो घर्षण हानि के कारण, आयरन हानि के कारण। ठीक है, तो लोह व घर्षण, ये जो हानियां होती हैं, इन हानि के कारण जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो आर्मेचर टॉर्क से क्या हो जाता है? यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लोह तथा घर्षण हानि के कारण जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो शाफ्ट टॉर्क से क्या होता है? यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक, समझ में आया? उसके बाद में देखेंगे कि डीसी मोटर का अभिलक्षण आपको याद रखना है। ठीक है, तो डीसी मोटर में कितने अभिलक्षण हम पढ़ते हैं? 3 अभिलक्षण। तो डीसी मोटर में जो अभिलक्षण होते हैं तो 3 अभिलक्षण पढ़ते हैं। एक होता है आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट अभिलक्षण। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो? विद्युत अभिलक्षण। ठीक है, विद्युत अभिलक्षण, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं। तो अभिलक्षण का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर में हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, एक अभिलक्षण पढ़ते हैं, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट अभिलक्षण। इसको क्या बोलते हैं? उसका विद्युत अभिलक्षण बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। दूसरा जो होता है स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण, तो इसको क्या बोलते हैं? गति अभिलक्षण, यानी कि स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो गति अभिलक्षण यानी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। एक होता है स्पीड आर्मेचर टॉर्क अभिलक्षण, यानी कि स्पीड आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये। ठीक, तो स्पीड आर्मेचर टॉर्क अभिलक्षण जो होता है, स्पीड आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक अभिलक्षण। तो इसको बोलते हैं यांत्रिक अभिलक्षण। तो यांत्रिक अभिलक्षण का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरह से जो डीसी मोटर होती है इसमें अलग अलग प्रकार के अभिलक्षण हैं, उनके नाम इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो मोटर का चुनाव हम किस अभिलक्षण के आधार पे करते हैं? तो मोटर का चुनाव हम किस अभिलक्षण के आधार पे करते हैं? यांत्रिक अभिलक्षण के आधार पर मोटर का जो चुनाव है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है कि जो यांत्रिक अभिलक्षण होता है उस यांत्रिक अभिलक्षण के आधार पर जो मोटर होती है उस मोटर का जो चुनाव है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक, तो मोटर का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? उसके यांत्रिक अभिलक्षण के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी मोटर। तो डीसी श्रेणी मोटर का अभिलक्षण। तो डीसी श्रेणी मोटर में पहला अभिलक्षण क्या होगा? आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट अभिलक्षण। तो आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट अभिलक्षण। ठीक, तो मोटर का ये जो अभिलक्षण है, ये अभिलक्षण इस प्रकार से बनता है ये। ठीक है, तो TA IA अभिलक्षण है ये।
तो ये आर्मेचर टॉर्क को बता रहा है और ये यहाँ पे आर्मेचर करंट को बता रहा है। तो ये अभिलक्षण इसका ऐसे बनता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हो, पैराबोला। पैराबोला होता है, पैराबोला यानी परवलयाकार। तो पैराबोला यानी कि परवलयाकार यहाँ पे होता है, ठीक है। तो डीसी मोटर का ये जो अभिलक्षण है पैराबोला होता है, यानी कि परवलयाकार होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो टीआई अभिलक्षण कैसा होता है, पैराबोला होता है, परवलयाकार होता है। आई बात समझ में। दूसरा, ये जो अभिलक्षण है, ये अभिलक्षण निर्भर करता है कि हमारा पोल संतृप्त हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो डीसी मोटर के पोल जब तक संतृप्त नहीं होते हैं, ठीक है, तब तक जो फ्लक्स है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, आर्मेचर करंट के, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पोल के, पोल यानी ध्रुवों के, पोल के संतृप्त होने से पहले, ठीक है, जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा, पोल के संतृप्त होने के पश्चात, तो पोल के संतृप्त होने के पश्चात जो आर्मेचर टॉर्क है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आर्मेचर करंट के। किसमें, डीसी सीरीज मोटर में। तो इसीलिए डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कैसा होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर जो है इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो ये आपको याद रखना है कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई क्यों होता है, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई क्यों होता है, क्योंकि पोल के संतृप्त होने से पहले आर्मेचर टॉर्क जो है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। और पोल के संतृप्त होने के बाद में ये हो जाता है। तो इसीलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है। तो डीसी सीरीज मोटर को हमको कहाँ यूज करना चाहिए, जहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो जहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है तो वहां पे हमको किसका यूज करना चाहिए, डीसी मोटर का यूज करना चाहिए। आई बस में। तो डीसी मोटर का यूज हमें कहाँ करना चाहिए, तो जहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है तो वहां पे हमें डीसी मोटर का यूज करना चाहिए। इतना समझ में, डीसी सीरीज मोटर का यूज करना चाहिए। दूसरा जो अभिलक्षण है इसका वो है स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण। तो दूसरा अभिलक्षण क्या है इसका, यहाँ पे स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण। तो यहां पे देखेंगे ये अक्ष बता रहा है स्पीड को और ये अक्ष बता रहा है आर्मेचर करंट को, ठीक। तो हम देखेंगे कि ये अभिलक्षण इसका ऐसा बनता है। तो हम बोलेंगे यहां पे शून्य भार, शून्य भार है तो आर्मेचर करंट लगभग कितनी है, यहाँ पे शून्य है। तो शून्य भार है तो आर्मेचर करंट लगभग कितनी है, यहाँ पे शून्य है। तो इस स्थिति में इसकी गति क्या हो जाती है, अनंत रूप से बढ़ जाती है, इनफाइनाइट हाई हो जाती है, ठीक है। तो जब इसकी गति अनंत रूप से बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड अनंत रूप से बढ़ जाएगी, इनफाइनाइट हाई हो जाएगी, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या होगी, खांचे से उखड़ जाएगी और मोटर क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को कभी भी शून्य भार पर स्टार्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो कौन सी मोटर जो है उसको कभी भी शून्य भार पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, किस मोटर को कभी भी शून्य भार पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, डीसी सीरीज मोटर को कभी भी शून्य भार पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि इसको हम शून्य भार पर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग खांचों से उखड़ जाएगी और आर्मेचर नष्ट हो जाएगा, मोटर जलेगी नहीं, आर्मेचर जो है वो टूट फूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी शून्य भार पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शून्य भार पर इसकी गति क्या होती है, अनंत रूप से बढ़ जाती है। भार बढ़ाने पर इसकी गति क्या होती है, घटती है। और जब पोल संतृप्त हो जाते हैं तो इसकी गति क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं उच्च आर्मेचर धारा पे इसकी गति क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। तो इसके कर्व की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, अति परवलयाकार, अति परवलयाकार। तो अति परवलयाकार को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला,
हाइपरबोला। तो इसके कर्व की आकृति कैसी होती है? अति परवलयाकार यानी कि हाइपरबोला होती है। ठीक, इसकी जो तीसरा अभिलक्षण जो होता है, तीसरा अभिलक्षण यानी यांत्रिक अभिलक्षण, स्पीड आर्मेचर टॉर्क अभिलक्षण, तो ये अभिलक्षण जो होता है ये सेम होता है। ठीक है, ये जो दोनों अभिलक्षण है, ये दोनों अभिलक्षण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यहां पे बोलेंगे शून्य टॉर्क, शून्य टॉर्क बोलोगे यहाँ पे, तो शून्य टॉर्क पर आर्मेचर की स्पीड क्या होगी? हाई। टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। तो ये दोनों अभिलक्षण के वक्र की आकृति कैसी होगी? वहां पे परवलयाकार होगी। ठीक है, तो यदि बोलता है डीसी सीरीज मोटर में स्पीड आर्मेचर टॉर्क कर्व की आकृति कैसी होती है? परवलयाकार होती है, अति परवलयाकार होती है, हाइपरबोला होती है। ठीक है, या बोलेगा निम्न टॉर्क पर सीरीज मोटर की स्पीड कैसी होती है? तो निम्न टॉर्क पर सीरीज मोटर की स्पीड कैसी होती है? उच्च होती है। और उच्च टॉर्क पर स्पीड क्या होती है? निम्न होती है। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। तो यहां पे जो डीसी सीरीज मोटर है इसमें कौन सा गुण होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो इसमें जो है सेल्फ रिलीविंग गुण होता है, इसमें सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि डीसी सीरीज मोटर जो होती है इसमें कौन सा गुण होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसमें? तो सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी इसमें यहाँ पे होती है। आई बात समझ में? समझ में आ गया? तो डीसी सीरीज मोटर में कौन सी गुण होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होती है। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? स्व राहत। रिलीव करना यानी क्या होता है? राहत देना, स्व राहत गुण। ठीक है, इसमें ये होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस गुण के कारण ही इसका जो प्रयोग है वो हम किसमें करते हैं? विद्युत कर्षण में करते हैं। विद्युत कर्षण, तो यदि बोलेगा विद्युत कर्षण, विद्युत कर्षण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी कि विद्युत कर्षण में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत कर्षण में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? तो डीसी सीरीज मोटर का वहां पे प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? किस गुण के कारण? इसमें सेल्फ रिलीविंग गुण के कारण, ठीक, स्वराहत गुण के कारण। इसके बाद में जो शंट मोटर होती है, शंट मोटर में टीए आईए आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर करंट अभिलक्षण होता है। तो जो शंट मोटर होती है, शंट मोटर में इस प्रकार से अभिलक्षण यहां पर होता है। ठीक, तो ये आर्मेचर टॉर्क है और ये आर्मेचर करंट। ठीक, तो यहां पे जब आर्मेचर करंट बढ़ती है, आर्मेचर करंट, एक मिनट ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे बना देते हैं। इसमें जो टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फाई आई। जो फाई है ये क्या होती है? कांस्टेंट। तो फाई कांस्टेंट होती है तो टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई। यानी कि इसमें जो शंट मोटर है, इस शंट मोटर में जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और जहां भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है वहां पे कैसी लाइन बनती है? सरल रेखा बनती है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है कि डीसी शंट मोटर में जो आर्मेचर टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क होता है, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कैसा होता है? मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। आई बात समझ में? तो इसमें टीए आईए वक्र कैसा होता है? एक सरल रेखीय वक्र होता है यहाँ पे। तो इसको हम
हैवी लोड पर स्टार्ट करने के लिए प्रयोग नहीं लाते। दूसरा, जो शंट मोटर में ही दूसरा वक्र है, स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण है, ये स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे मोटर की स्पीड का क्या सूत्र होता है, तो EV/5, ये मोटर की गति का सूत्र होता है। तो जो शंट मोटर होती है, इस शंट मोटर में, ठीक है, जब हम लोड डालते हैं तो लोड डालने पर जो बैक ईएमएफ है वो थोड़ी क्या होती है, कम हो जाती है। बैक ईएमएफ क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। बैक ईएमएफ कम होने के कारण इसकी स्पीड भी थोड़ी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यदि डीसी मोटर में देखेंगे कि ये स्पीड है, ये आर्मेचर करंट है, तो लोड बढ़ाने पर इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्लाइटली ड्रॉपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका अभिलक्षण कैसा होता है, स्लाइटली ड्रॉपिंग स्पीड अभिलक्षण इसका होता है। यानी कि लोड बढ़ाने पर इसकी गति थोड़ी सी घट जाती है। कितनी घट जाती है, तो वो गति लगभग 5% के लगभग, या 2 to 5% इसकी जो गति है वो घट जाती है। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, तो गति में केवल 2 से 5% तक जो है वो परिवर्तन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसकी जो गति है वो कितनी घट जाती है, यहाँ पे 2 से 5% इसकी गति यहाँ पे घट जाती है। आई बात समझ में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी में देख लेते हैं कि इसका जो तीसरा अभिलक्षण होता है, इसका तीसरा अभिलक्षण होता है स्पीड आर्मेचर टॉर्क अभिलक्षण। तो ये अभिलक्षण इसके समान ही होता है। ये दोनों अभिलक्षण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यानी कि निम्न टॉर्क पर गति यह है, टॉर्क बढ़ेगा तो गति क्या होगी, थोड़ी सी घट जाएगी। तो लोड बढ़ने पर, टॉर्क बढ़ने पर जब आर्मेचर करंट बढ़ती है तो इसकी गति थोड़ी सी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो दोनों विलक्षण दोनों मशीनों में ये क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। ठीक, तो इसका यूज हमको कहां करना चाहिए, डीसी शंट मोटर का यूज कहां करना चाहिए, तो जहां पे कम टॉर्क है, जहां पे कैसा टॉर्क होगा, मीडियम टॉर्क होगा। तो जहां पर मीडियम टॉर्क होता है वहां पर हम इसका यूज करेंगे, और जहां पे हमको क्या चाहिए, स्थिर स्पीड चाहिए, स्थिर स्पीड चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, वहां पर इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो लोड परिवर्तित करने पर इसकी गति में, इसकी स्पीड में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए जहां पर स्थिर स्पीड होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, क्या समझ आया? तो इसके बाद में देखेंगे कि जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इसमें हम क्या करते हैं, शंट और सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो शंट और सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग है, और इसको क्या दे रहे हो आप, यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हो इसको आप। ठीक है, तो जब वोल्टेज दोगे तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, करंट, मोटर करंट लेगी। शंट में, सीरीज में, दोनों में ही क्या फ्लो होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, यदि इसमें से हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं तो क्या बन गई, ये डीसी सीरीज मोटर बन गई। तो डीसी सीरीज मोटर के कारण इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, हाई। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में भी क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण इसमें यहाँ पे होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक, लेकिन इसके साथ में दिक्कत क्या होती है सीरीज मोटर के साथ में, कि शून्य भार पर इसकी स्पीड क्या होती है, खतरनाक रूप से बढ़ जाती है। डीसी सीरीज मोटर क्या करती है, शून्य भार पर स्पीड को खतरनाक रूप से बढ़ा देगी। तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, ये शंट वाइंडिंग लगा दी। तो शंट वाइंडिंग क्या करेगी, इसकी स्पीड को स्थिरता प्रदान करेगी।
कि यदि अब भार शून्य भी हो जाता है तो इसकी स्पीड जो है वो खतरनाक रूप से बढ़ नहीं पाएगी। ठीक, तो इस मोटर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड के लिए। तो इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड का मतलब होता है जहां पे लोड टॉर्क हमको हाई चाहिए, और इंटरमिटेंट यानी कभी लोड बढ़ जाता है कभी लोड शून्य हो जाता है, लोड बार बार क्या होता है घटते बढ़ते रहता है, तो उसको बोलेंगे इंटरमिटेंट लोड। और उस लोड टॉर्क भी कैसा चाहिए, हाई चाहिए। तो ऐसे स्थानों पर इसका यूज करते हैं। जैसे शेयर और पंचिंग मशीन है, शेयर और पंचिंग मशीन है, उसमें यूज कर सकते हैं। कंप्रेशर में, प्रिंटिंग प्रेस में, एलिवेटर में, कन्वेयर में, ठीक है, रोलिंग मिल में, आइस मशीन में, तो ऐसे कई जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके शाफ्ट पर क्या लगाते हैं, लोहे की एक भारी व्हील को लगाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील इसको बोलते हैं। ठीक है, तो किस मोटर के शाफ्ट पर फ्लाई व्हील का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी मोटर होती है वो, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के शाफ्ट पर फ्लाई व्हील जो होती है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके शाफ्ट पर जो है फ्लाई व्हील उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के शाफ्ट पर हम फ्लाई व्हील का जो प्रयोग है वो यहाँ पे करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में ये जो मोटर है ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, और इस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में भी क्या होता है, शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग होती है। ठीक, लेकिन इन दोनों वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होती है उसकी दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। तो इसलिए इस मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये विपरीत दिशा में स्टार्ट होती है। तो ये बोलेगा कि स्टार्ट करने पर कौन सी मोटर जो है विपरीत दिशा में स्टार्ट हो जाती है, तो कौन सी मोटर होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। ठीक है, तो इस समस्या को हमको क्या करना होता है, दूर। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते समय यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं शंट वाइंडिंग के समांतर में, इसको शॉर्ट कर देते हैं, और इसको हम शंट मोटर के समान स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब शंट मोटर के समान स्टार्ट हो जाती है तो इस स्विच को खोल देते हैं, तो फिर ये क्या बन जाती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बन जाती है। ठीक, तो जो हमारी ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, जो हमारी ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, इस मोटर के शाफ्ट पर जब हम यांत्रिक लोड को बढ़ाते हैं तो इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। अभी तक जितनी मोटर पढ़े थे उन सब में क्या पढ़े थे कि लोड बढ़ाने पर स्पीड क्या होती है, घटती है। तो यदि इस मोटर पे हम लोड बढ़ाएंगे तो इसकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो किस मोटर के शाफ्ट पर लोड बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि इसमें जो है सेल्फ लोडिंग गुण होता है। तो किस मोटर में सेल्फ लोडिंग का गुण होता है, तो किस मोटर में सेल्फ लोडिंग का गुण होता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो होती है उसमें सेल्फ लोडिंग का गुण होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा कि इस मोटर में जो है सेल्फ लोडिंग का गुण यहाँ पे होता है। उसकी स्पीड घटेगी, सभी मोटर में घटेगी स्पीड लोड बढ़ाने पर। ठीक है, लोड बढ़ाने पर केवल एक ही मोटर में स्पीड बढ़ेगी, वो कौन सी है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, ये सेल्फ लोडिंग गुण इसको बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, सेल्फ लोडिंग गुण होता है। ठीक। दूसरा यहाँ पे कि ये जो मोटर होती है इसका प्रयोग व्यावसायिक रूप से नहीं करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान कार्यों वगैरह में किया जाता है। तो किस मोटर का प्रयोग व्यावसायिक रूप से नहीं करते हैं, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग व्यावसायिक रूप से नहीं करते हैं। यदि पूछेगा कि किस मोटर को, ठीक है, ये तो मोटर हो गई आपकी, किस मोटर को फैन फैन वगैरह में किस मोटर का प्रयोग करेंगे, डीसी मोटर का, तो फैन में किस डीसी मोटर का प्रयोग करोगे, शंट मोटर। फैन में किस मोटर का प्रयोग करेंगे, शंट मोटर का। लेथ मशीन में किस मोटर का प्रयोग करोगे, शंट मोटर का। ठीक है। यदि बोलेगा लोकोमोटिव में किसका प्रयोग करोगे, सीरीज मोटर का। लिफ्ट वगैरह में किसका यूज करेंगे, सीरीज मोटर का। ठीक है। क्रेन में किसका यूज करोगे, क्रेन में सीरीज मोटर का। क्रेन क्रेन होती है ना जो सामान उठाती है, तो जो क्रेन है या हॉइस्ट उसको बोलते हैं, हॉइस्ट, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। ठीक। तो इस तरह से जो उपयोग होते हैं ना, ये भी आपको यहाँ पे याद रखते हैं। ठीक। तो ये आपकी डीसी मोटर है यहाँ पे ये। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है, कौन सी दक्षता कहलाता है, ये इसकी विद्युत दक्षता कहलाता है। ठीक है। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है, उसकी विद्युत दक्षता कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसकी विद्युत दक्षता किसको बोलते हैं। ठीक। अब डीसी मोटर जो होती है इसमें जो गति नियंत्रण की विधियां हैं, तो डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधियां, तो डीसी मोटर में गति नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, तो डीसी मोटर की गति का सूत्र ये होता है, तो एक होता है वोल्टेज नियंत्रक विधि होती है, तो एक होती है वोल्टेज नियंत्रक विधि, एक होती है आर्मेचर रियोस्टेट, आर्मेचर आर्मेचर रियोस्टेट नियंत्रक विधि, और एक होती है क्षेत्र यानी कि फील्ड, क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फील्ड नियंत्रक विधि। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड, और क्या होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड होता है। ठीक। तो यहां पे सबसे खराब विधि कौन सी होती है, सबसे खराब विधि कौन सी होती है, तो सबसे कम दक्षता की विधि, तो सबसे कम दक्षता की विधि कौन सी होती है, आर्मेचर रियोस्टेट कंट्रोल विधि होती है। ठीक है। दूसरा, इन दोनों विधि के द्वारा मोटर की गति को घटा सकते हैं। जैसे मान लो मोटर की जो बेस स्पीड है वो कितनी है, 1000 है, 1000 आरपीएम इसकी बेस स्पीड है, तो उसकी स्पीड को 1000 से घटा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक। लेकिन इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो मोटर की गति को, बेस गति जो होती है उसकी बेस स्पीड जो होती है उससे बढ़ा सकते हैं, तो मोटर की गति को बढ़ा सकते हैं। तो किस विधि के द्वारा मोटर की गति को बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र नियंत्रक विधि के द्वारा। ठीक है। और सबसे ज्यादा दक्षता वाली विधि कौन सी होती है, तो सबसे
ज्यादा दक्षता किस विधि की होती है? तो क्षेत्र नियंत्रक विधि की सबसे ज्यादा दक्षता होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे ज्यादा दक्षता किसकी होती है? तो क्षेत्र नियंत्रक विधि की दक्षता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस विधि की दक्षता जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे यदि बोलता है कि कोई डीसी शंट मोटर है, ये रनिंग अवस्था में, और इसकी फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है, ओपन हो जाती है, तो क्या होगा? तो रनिंग अवस्था में यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है तो इसकी गति क्या होगी? वहां पे खतरनाक रूप से बढ़ जाएगी। तो यदि बोलता है कि रनिंग अवस्था में डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है तो क्या होगा? तो उसकी जो गति है वो खतरनाक रूप से वहां पे बढ़ जाएगी। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगी तो क्या होगा? तो मोटर बंद हो जाएगी। तो डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग श्रेणी में है, आप वोल्टेज दे रहे हो, करंट आ रही है, यदि ये खुल गई तो करंट आना बंद हो जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद में एक होती है ना वार्ड लियोनार्ड मेथड होता है, वार्ड लियोनार्ड विधि होती है। ठीक, तो किस विधि में हम उच्च परास में गति को नियंत्रित कर सकते हैं? ठीक है, तो किस विधि में हम उच्च परास में मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं? तो किस विधि के द्वारा उच्च परास में मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है? बताओ, तो किस विधि में उच्च परास में मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं? वार्ड लियोनार्ड विधि। तो वार्ड लियोनार्ड विधि के द्वारा आप उच्च परास में मोटर की जो गति है उसको वहां पे नियंत्रित कर सकते हो। तो कितना नियंत्रित कर सकते हो? तो मोटर की गति को आप 10:1 के अनुपात में नियंत्रित कर सकते हो। ठीक, ये जो विधि है ये वोल्टेज नियंत्रक विधि के अंतर्गत आती है। तो ये विधि किस विधि के अंतर्गत आती है? तो ये विधि वोल्टेज नियंत्रक विधि के अंतर्गत यहाँ पे आती है। ठीक है, तो वोल्टेज नियंत्रक विधि के अंतर्गत ये विधि यहाँ पे आती है। ठीक, वार्ड लियोनार्ड विधि जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। दूसरा कि इस विधि में हमको कितनी मशीन का प्रयोग करना पड़ता है? तो इस विधि में हमको एक मशीन की गति को नियंत्रित करना है, तो इसके लिए हमको अलग से एक जनरेटर का और एक मोटर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो हम मशीन यूज करते हैं वो कैसी होती है? तो सेपरेटली एक्साइटेड होती है। सेपरेटली एक्साइटेड मशीनों का इसमें हम प्रयोग करते हैं। और इस विधि का प्रयोग किस रेंज की मोटर में करते हैं? तो 750 किलोवाट से 3750 किलो। तो इस रेंज की जो मोटर होती हैं उनकी गति के नियंत्रण के लिए इस विधि का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक, वार्ड लियोनार्ड मेथड में से यह विधि कैसी होती है? महंगी विधि होती है। तो सबसे महंगी विधि कौन सी है बोलेगा? ठीक है, तो सबसे महंगी विधि कौन सी होती है? वार्ड लियोनार्ड विधि होती है, सबसे महंगी विधि होती है ये। ठीक, तो ये सबसे महंगी विधि यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक सीरीज पैरेलल कंट्रोल पढ़ते हैं। सीरीज पैरेलल कंट्रोल, तो जो सीरीज पैरेलल कंट्रोल विधि है ना, गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल कंट्रोल विधि है। इस विधि का प्रयोग किस मोटर में गति नियंत्रण के लिए करते हैं? ठीक है, तो सीरीज पैरेलल कंट्रोल जो है गति नियंत्रण की जो विधि है, इस विधि में कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? तो श्रेणी मोटर का। तो ये विधि किस मोटर के लिए प्रयुक्त होती है?
श्रेणी मोटर। तो श्रेणी मोटर के गति नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा कि इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, श्रेणी मोटर के गति नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसमें हम कैसी श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं, तो सम्मित, सम्मित यानी क्या होता है, आइडेंटिकल श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में हम दो या अधिक, ठीक है, सम्मित श्रेणी मोटर का यूज करते हैं और उनको सप्लाई के साथ समांतर में या श्रेणी में जोड़ करके गति को नियंत्रित करते हैं। और इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो विद्युत कर्षण में। विद्युत कर्षण होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स वगैरह होते हैं, है ना, तो उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी कर्षण होता है, एसी कर्षण होता है। तो डीसी कर्षण में इस विधि का प्रयोग करते हैं गति नियंत्रण। ठीक, तो यदि हम मोटर को समांतर में जोड़ते हैं, ठीक है, और मोटर को श्रेणी में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो यदि हम मोटर को श्रेणी में जोड़ते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो घट जाती है और जो उसका टॉर्क है उसके टॉर्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समांतर में जोड़ते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है और उसका टॉर्क जो होता है वो वहां पे घट जाता है। बस में, तो श्रेणी में जोड़ने पर स्पीड घटती है और टॉर्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समांतर में जोड़ने पर स्पीड बढ़ती है और टॉर्क क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी डीसी मोटर है, इस डीसी मोटर के घूमने की दिशा को कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक, तो डीसी मोटर के घूमने की दिशा को कैसे परिवर्तित कर सकते हो, बताओ भाई। तो डीसी मोटर के घूमने की दिशा को परिवर्तित करना। तो डीसी मोटर के घूमने की दिशा को कैसे परिवर्तित कर सकते हो, तो आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को उल्टा जोड़। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है और फील्ड वाइंडिंग है, तो या तो इस फील्ड के कनेक्शन को उल्टा जोड़ देंगे यहाँ पे, या फिर इस आर्मेचर के कनेक्शन को उल्टा जोड़ देंगे। दोनों में से किसी एक को जोड़ना है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना। तो किसी एक को जोड़ करके मोटर के घूमने की दिशा को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे परिवर्तित कर सकते हो। ठीक, दूसरा, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है। तो डीसी मोटर में कल शायद मैंने बताया था आपको कि कम्यूटेटर जो होता है ये डीसी मोटर में क्या करता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर क्या करता है डीसी मोटर में, कि डीसी मोटर को हम क्या देते हैं, डीसी, और उसके आर्मेचर में क्या चाहिए होती है, एसी। तो डीसी को किसमें परिवर्तित करता है, ये एसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये किसकी तरह कार्य करता है, तो इन्वर्टर की तरह। इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है, तो ये उसी की तरह कार्य करता है। तो इसको क्या लेंगे, ये एक यांत्रिक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। ठीक, डीसी मोटर में ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यानी कि विद्युत ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इसको बोलते हैं। तो मोटर जब चलती है तो उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, मोटर को रोकना पड़ता है। तो उसके लिए कौन कौन सी ब्रेकिंग जो होती हैं उनका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो एक होती है यहाँ पे रियोस्टेटिक या डायनामिक ब्रेकिंग बोलते हैं। दूसरी होती है प्लगिंग या रिवर्स करंट ब्रेकिंग बोलते हैं। और तीसरी होती है यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक, तो डायनामिक ब्रेकिंग क्या बोल सकते हो आप हिंदी में, गतिशील, गतिशील ब्रेकिंग। ठीक, ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, अवरोधन बोलते हो ना, ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, अवरोधन बोलते हो, तो गतिशील अवरोधन हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे,
रिवर्स करंट व्युत्क्रम धारा ब्रेकिंग, और इसको क्या बोलोगे, पुनर्जनन ब्रेकिंग। तो पुनर्जनन ब्रेकिंग इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ये ब्रेकिंग होती है इसका प्रयोग हम किसमें नहीं करते हैं, तो डीसी श्रेणी मोटर। तो डीसी श्रेणी मोटर में यह उपयुक्त नहीं होती। उपयुक्त नहीं। तो डीसी श्रेणी मोटर में किस ब्रेकिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो डीसी श्रेणी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। आई बात समझ में? यदि बोलेगा इनमें से किस ब्रेकिंग का प्रयोग डीसी श्रेणी मोटर में नहीं करते हैं, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग हम डीसी श्रेणी मोटर में नहीं। ठीक, तो इसका जो प्रयोग है किस में कर सकते हो, शंट मोटर में कर सकते हो, कंपाउंड मोटर में कर सकते हो, बाकी में कर सकते हो, श्रेणी मोटर में नहीं करे। अविधि बोलता है कि इनमें से किस ब्रेकिंग में जो मोटर है वो एक जनरेटर की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो इस ब्रेकिंग में, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर कैसे कार्य करती है, एक जनरेटर की तरह कार्य करती है। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब कार्य करती है, तो ये उस समय कार्य करती है जब आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ है इसका मान वोल्टेज से ज्यादा होता है। तो जब आर्मेचर में बैक ईएमएफ का मान वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो उस समय में ये ब्रेकिंग जो है ये कार्य करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब कार्य करती है, जब बैक ईएमएफ का जो मान है वो वोल्टेज की तुलना में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो इसके कारण आर्मेचर से धारा किसमें जाती है, लोड में, लोड में जाती है। तो पूछेगा कि सबसे सस्ती ब्रेकिंग कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे सस्ती ब्रेकिंग कौन सी होती है, तो सबसे सस्ती ब्रेकिंग ये होती है। ठीक है, अगली बात सुनो, तो सबसे सस्ती ब्रेकिंग कौन सी होती है, रीजनरेटिव। ये कब कार्य करती है, जैसे कोई गाड़ी ढलान पे जा रही है, कोई गाड़ी अच्छा ढलान पे जा रही है उस समय कार्य करेगी, या जो लिफ्ट है, लिफ्ट से सामान नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ब्रेकिंग कार्य करेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरहॉलिंग लोड। जब लोड का गुण कैसा होता है, ओवरहॉलिंग होता है। तो ओवरहॉलिंग प्रकृति का जब लोड होता है, यानी कि लोड जो है वो मोटर को खींच रहा है और मोटर तेजी से घूम रही है, तो उस स्थिति में ये जो ब्रेकिंग होती है, ये ब्रेकिंग स्वतः ही क्या होती है, वहां पे उत्पन्न हो जाती है। आई बात में? तो उस स्थिति में ये जो ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग स्वतः ही वहां पर उत्पन्न हो जाती है। कितना समझ में आया? अच्छा, और बाकी का भी देख लो, कहानी सुन लो कि जो प्लगिंग है, प्लगिंग या रिवर्स करंट ब्रेकिंग है, ठीक है, इसमें हम रनिंग अवस्था में आर्मेचर के कनेक्शन को क्या करते हैं, उल्टा करके सप्लाई से जोड़ते हैं। तो किस ब्रेकिंग में आर्मेचर के कनेक्शन को उल्टा करके सप्लाई से जोड़ते हैं, प्लगिंग में। सबसे ज्यादा टॉर्क किसमें उत्पन्न होता है, तो सबसे ज्यादा जो टॉर्क होता है ना, ब्रेकिंग टॉर्क, कौन सा टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क। तो सबसे ज्यादा जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो किसमें उत्पन्न होता है, प्लगिंग में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो प्लगिंग में उत्पन्न होता है। इसके अलावा इसका यूज हम कहां पे करते हैं, तो इसका यूज कहां करोगे, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस उसमें करोगे, रोलिंग मिल है उसमें करोगे। ठीक है, एलिवेटर, एलिवेटर यानी क्या होता है, लिफ्ट वगैरह होती है ना, लिफ्ट में इसका यूज करोगे। और जो मशीन टूल्स होते हैं, मशीन टूल्स में इस ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग भी इसका पूछा जाता है। ठीक है, रियोस्टेटिक या डायनामिक ब्रेकिंग जो होती है, ठीक है, रियोस्टेटिक या डायनामिक ब्रेकिंग जो होती है, इस ब्रेकिंग में जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो कम होता है, ब्रेकिंग टॉर्क कैसा होता है, कम होता है। और ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो
गति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके आपको याद रखने हैं ब्रेकिंग में से। ठीक, अब इसके बाद एक ले लेते हैं ब्रेक और उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास चालू करते हैं।